आपसे मेरा छोटा सा सवाल है कि यूरिया के लेकर के एक्चुअल में जो सही किसान है जो अपनी फसल उगाते हैं, कितने किसान कितने कृषि होंगे? आपके पास पूरा डेटा होगा, तकरीबन कितने कृषि होंगे? अभी ऑनलाइन यहाँ ये एप्लीकेशन पीएम वाले में ये लगभग 14,000 के आसपास लोगों ने किया हुआ है। जबकि मैं योजना का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ सीट, तो मुश्किल से किसी किसी योजना में 200 आदमी भी नहीं पूर पाते हैं। कि धीरे धीरे प्रयोग में जैविक का यूज़ करेंगे, रासायनिक का कम करेंगे, जिनकी खेती भी ज़्यादा दिनों तक उर्वरा शक्ति बनी रही। क्योंकि हम लोग गंगा के मैदान वाला भाग है, यूपी बिहार का यही क्षेत्र पूरे इंडिया को खिलाता है। जी। और पंजाब हरियाणा का बात नहीं रहा। पंजाब हरियाणा में जमीन इतनी गर्म हो गई कि वहाँ अब उपजा नहीं हो पाता है उतना जो पहले होता था। तो अगर उर्वरता को ज़्यादा दिनों तक बना के रखना है तो रासायनिक खाद को कम करना है। इस व्यू से सही में एक्चुअल हम लोग के यहाँ अगर धरती में इस तरह से किया जाए कि मान लीजिए 25 किलो यूरिया के बजाय 2 किलो आपका दही अगर काम करता है तो ये अच्छा है। अच्छा है, वो भी किसान हमने अपना के देखा है। अभी साइंटिफिक या वैज्ञानिक ने इसको सोच नहीं किया है, प्रचलन में नहीं लाया है लोग। जैसे पहले प्रचलन में यूरिया को अधिक दिनों तक रिलीज करने के लिए ये लकड़ी का जो राख होता है उसको कोट कर देता था पहले किसान। माने यूरिया में 50 किलो यूरिया में 2 किलो राख मिला दिया, कोट करके छीट दिया। उससे होता क्या था कि जो भी धूप पड़ा उसका असर कम हुआ या मुआसर हुआ तो वो डिकम्पोज कम होता था, उड़ता नहीं था यूरिया। एक कोट चल गया, धीरे रिलीज किया धूप में। अच्छा सर, देर तक वो उसको लाभ या फायदा देता था। कि आपको बता दे एक चीज कि हमारा भारत जो है और खास करके बिहार की बात करेंगे, 2 चीज़ों पे टिका है, खेत में किसान और बॉर्डर पे जवान। तो गवर्नमेंट तो बहुत सारे कृषि के लिए योजना सब लाते हैं, लेकिन कृषि तक संभवतः इस बार हम देखे हैं बहुत सारी समस्या है। तो हम सबसे पहले आपसे मेरा छोटा सा सवाल है कि यूरिया के लेकर के, यूरिया जो खाद है उनके लिए मतलब कृषि सबको हम देखें कि बहुत लाइनों बोले कि सुबह सुबह से, जैसे खरीफ फसल के समय में भी देखे, अभी गेहूं का फसल है उस समय में अभी भी देखा में ऐसा दे रहा है। तो क्या है ऐसा, ये समस्या कब तक चलेगा या क्या है, इसको थोड़ा विस्तार। एक्चुअली वास्तविकता क्या है कि अपने यहाँ जो भी रासायनिक उर्वरक आते हैं प्रायः विदेशों से आते हैं। अभी अपने यहाँ भी सिंदरी का बंद है या ब्राउनी रिफाइनरी जो बना रही थी, यूरिया का ब्राउनी खाद बनाती थी, वो भी प्रोडक्शन उनका भी उतना अच्छा नहीं रहा है। तो आवंटन केंद्र करता है और केंद्र के द्वारा राज्य को कराया जाता है। राज्य से आवंटन जो जिले स्तर की जहाँ जैसे डिमांड होती है उस स्तर की जाती है। इस बार क्या हुआ कि आवंटन ही कम आया। आवंटन कम आने जहाँ हमें आनी चाहिए थी 10 रैक आती थी खाद की, वो वहाँ 2 रैक 3 रैक दूर आती है। यूरिया केस में है। फास्फेटिक हमेशा कनाडा या विदेशी जहाँ जहाँ जो डैम वगैरह कर दिए हैं वहाँ से आपूर्ति किया जाता है। और यहाँ के विभिन्न माध्यम से, इफ्को के माध्यम से या गरीबों के माध्यम से, विभिन्न जो सरकारी संस्थाएं उनके माध्यम से एक कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो ये अपने यहाँ कोई फैक्ट्री ऐसा बिहार में है नहीं। और सरकार ये ग्लोबल वार्मिंग और ज़मीन की उर्वरता को देखने के लिए धीरे धीरे कम करना चाह रही है। नहीं, ऐसा नहीं कि यूरिया पर खेती होना है और डीए पर भी, मिक्सर तो है उपलब्ध, लेकिन किसान के प्रचलन में यूरिया ही बैठ गया, डीएपी बैठ गया, वो 2 खादें यूज़ करना चाहते हैं। वो मिक्सर जो आया हुआ है 20-20-0-13 या और भी 4-5 कंपोनेंट के मिक्सर आए हुए हैं, उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात, और भी जैविक हमारे पहले से जैसे खैर खर्री जिसको बोलते हैं आप, वो डालते हैं, केक डालते हैं, या वर्मी जो पहले काऊ डंग गोबर की खाद से बनती थी उसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है वर्मी खाद का, उससे भी लोग लाभ लिया जा सकता है। उसमें NPK तीनों रहता है, जैसे मिक्सर में NPK रहता है। यूरिया में तो सिर्फ नाइट्रोजन रहता है, वो पौधों को बढ़वाता है, कीड़ा का भी रोग बढ़ता है। यूरिया के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा खराब है। कुछ दिन प्रोडक्शन देती है, उसके बाद ज़मीन को सर कर सकती है, वातावरण में गर्मी ला सकती है। देखिएगा तो यूरिया में कि अगर धूप हुआ तो उड़ जाएगा, मौसम में ही उड़ जाता है वो, तो वो हमारे सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। तो सरकार की जो दूरगामी नीति है, और प्रायः जो भी बोर्ड पर आप देखेंगे मेड इन चाइना, एक्सपोर्टेड चाइना लिखा रहता है, जो आपका देश दुश्मन देश भी है, यहाँ गया नहीं। तो सरकार चाहती है धीरे धीरे खत्म करने के लिए। हम बता दें सर आपको कि किसान का एक छोटा सा और समस्या है, जैसे कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना था। 1 वर्ष में 6,000 रुपया जाता है, प्रत्येक 4 महीना पे 2,000 रुपया का किस्त जो जाता है, उसमें किस तरह की चल रहे हैं? फर्जी किसान सब भी है या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे खाते में पैसा अभी तक नहीं पहुँचे, और क्या सब है इसका? देखिए, वास्तविकता यह है कि सरकार ने चाहिए कि सारे श्रमिक को हम दे रहे हैं, पेंशन जो काम कर रहा है इसमें जो इन्वॉल्व है, वृद्धा वाले को दे रहे हैं, बेरोजगार शिक्षक
शिक्षा वाले को मिल रहा है। सरकार ने सोचा किसानों को दे कम से कम बीज भी तो खरीद सके, इसलिए ने ये प्रधानमंत्री उन्हें सम्मान नाम दिया। इसका ये नहीं दिया कि हम पेंशन दे रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का नाम दिया कि सम्मानित हो, अन्नदाता हैं, उन्हें लाभ नहीं मिले। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है वास्तविकता में, एक एक घर से 3-3 4-4 आदमी अप्लाई कर दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, जिनकी आमदनी 10,000 से अधिक है, चाहे किसी स्रोत से है। इनकम टैक्स वाले को तो नहीं मिलना है, या डॉक्टर, वकील, जो भी जिला परिषद या मुखिया के ऊपर के स्तर प्रतिनिधि भी लाभ नहीं ले पाएंगे। क्राइटेरिया बना हुआ है 9-10, और लैंड भी एक क्राइटेरिया है, ज़मीन अपनी होनी चाहिए। ठीक है, ज़मीन खेती योग्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़मीन अगर 5 कट्ठा है और खेती योग्य नहीं है, उसमें मकान या बगीचा है, उस पर लाभ लेने जा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो पहले फर्स्ट फेज में इतने मास में एप्लीकेशन आए, प्रेशर काम का था, लोग करते चला गया, देते चला गया। अब सरकार ने, चूँकि बैंक से टैग है, वो आधार कार्ड भी टैग है, आप इनकम टैक्स दे रहे हैं वो टैग है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो धीरे धीरे पता चल रहा है। तो कुछ लोग नाम वापस भी ले रहे हैं। जैसे आज एक किसान आया था, होता है कि हमारी नौकरी हो गई है, आवेदन दिया लिख के कि मेरा नाम उसमें से वापस हटा दें। कुछ लोग मर भी गए हैं, वो भी हटे हैं, और कुछ लोग पति पत्नी दोनों ले रहे हैं। उसमें एक परिवार का डिफिनीशन है कि पति हो, पत्नी हो, और जो नाबालिग बच्चे साथ में रहते हो, ठीक है, और उनकी नाम से ज़मीन होनी चाहिए। पहली प्राथमिकता है कि उनकी नाम से ज़मीन होनी चाहिए। रसीद केवल नहीं, रसीद जो दखल कब्जे में है, ये क्लियर हो जाने के बाद तब उनका देखना है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। अगर वो 2-2 मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं, तेल इतनी महंगी है, तो निश्चित है 10,000 से अधिक आमदनी उनको होगा, और वो भी लाभ ले रहे हैं। किसी घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, वो दूसरा भी खेती तो सब करता है, लेकिन मुख्य पेशा क्या है, जो सिर्फ खेती पर ही निर्भर है, उस आदमी वो वंचित नहीं होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए लाभ। धीरे धीरे इसकी जांच हो रही है, और अभी तो 5% का आया चेक करने का, 10% का। धीरे धीरे सरकार जांच करते करते 100% चेक कर लेगी कौन सही है कौन गलत है। अगर जो गलत ले रहे हैं, तो जिन्होंने जितने भी इंस्टॉलमेंट लिए हैं, उनका पहले खाता फ्रीज हो जाएगा, पैसा आएगा लेकिन निकलेगा नहीं। उसके बाद उनको जमा सरकार का द्वारा जो दिया हुआ है अकाउंट, पैसा वापस करना होगा, वापस करेंगे तभी इनका लॉक खुलेगा, और इसी तरह इनको रोका जाएगा। और जो ज़्यादा पैसा लेके वापस नहीं कर रहे हैं, तो सरकार द्वारा जो भी अन्य लाभ उनको और उनके संबंधी को जो मिल रहा है, वो सब सरकार बंद करा देगी, चिन्हित कर रही है। बायोमेट्रिक है, आधार कार्ड लगा हुआ है, बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, और वो हम आपकी नज़र से बच सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके और जो साइबर की नज़र से तो नहीं बच पाएंगे। आईटी का युग है, पकड़ में आएंगे। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल, अंधराठाड़ी प्रखंड में तकरीबन आपको क्या लग रहा है, एक्चुअल में जो सही किसान है, जो अपनी फसल उगाते हैं, कितने किसान, कितने कृषि होंगे? आपके पास पूरा डेटा होगा, तकरीबन कितने कृषि होंगे? अभी ऑनलाइन यहाँ ये एप्लीकेशन पीएम वाले में लगभग 14,000 के आसपास लोगों ने किया हुआ है। जबकि मैं योजना का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ सीट, तो मुश्किल से किसी योजना में 200 आदमी भी नहीं पूछ पाते हैं। योजना जो आती है बटने, हाँ बीज उठ जाती है, जो बीज हमारी जनरली है लगभग 1200-1300 करीब हमने बीज उठवाते हैं। तो मेरे यहाँ एक्चुअल किसान 18 पंचायत में जो भी 48 गांव हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ रियल किसान 3 से 4 हज़ार होंगे, इससे अधिक नहीं होंगे। लेकिन ऑनलाइन आवेदन कितने पड़े हैं? लगभग 14,000 प्लस में है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि इतने डिडक्ट करना, छांटना, बहुत का पता चलता है। अकाउंट नंबर पंजाब का, दिल्ली का, किसी कलकत्ता का आता है, कहीं बम्बई का भी आ रहा है। जो हमारे यहाँ किसान होंगे, जो यहाँ रहेंगे या निवासी होंगे, उनकी अकाउंट स्थानीय होनी चाहिए, इस ब्लॉक के, इस ज़िले के अंदर का होना चाहिए। ब्लॉक में भी बैंक है हमारे, 2-3 बैंक यहाँ भी हैं, नेशनल बैंक 2 हैं, PNB और स्टेट बैंक तो कैंपस के अगल बगल ही है। यहाँ और भी बैंक सब हो गया, झंझारपुर का मान्य है, झंझारपुर में भी बैंक 2-3 खुले हुए हैं। जी जी, आखिरी सवाल सर मेरा छोटा सा, कृषि के लिए अगर कुछ ऐसी समस्या होती है, चाहे बीज अनुदान या जो भी हो, छोटे छोटे समस्या होती है, तो वो आपसे डायरेक्ट आके यहाँ मिले। मान लीजिए कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे, तो इनके लिए क्या आप लोग यहाँ आए, कृषि मिले, जो भी कृषि देख रहे हैं आपको, उनको क्या मैसेज देंगे, आप क्या बताएंगे? यही मैं उनको पहले बता देना चाह रहा हूँ कि पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय हर एक पंचायत में है अवस्थित, और हर एक 2
मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 पंचायतों पर एक कोऑर्डिनेटर जो एग्रीकल्चर के ट्रेंड होते हैं उनको दिया हुआ है। तो आपके यहाँ 18 पंचायत में 4 कोऑर्डिनेटर हैं, उनका नोटिस लगा हुआ है, किसी दिन बैठना है। हमने टाइम टेबल प्रोग्राम बना दिया है, रोस्टर सटा हुआ है, आप देख सकते हैं सूचना पर, वो उनको बतलाना है। अगर उनसे नहीं हो पाता है, वो नहीं कर पाएंगे तो BTN ब्लॉक स्तर के हैं जो टेक्निकल चीज़ प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर ATM आए हुए हैं, टेक्निकल मैनेजर जो नवल है वहाँ देख रहा है, तो वो कोई नई पद्धति टेक्निक को उनको प्रचार प्रसार करना है। और जनरली बीज उठाव या छोटी मोटी समस्याओं का निष्पादन हम लोग अपने स्तर से यहाँ कर देंगे। उन दोनों से नहीं होंगे तो ब्लॉक स्तर पर मैं बैठता हूँ, 3 ब्लॉक का प्रभारी में हूँ, लेकिन फ्री में 2 दिन से यहाँ दे रहा हूँ समय, क्योंकि जो लंबित काम है कुछ ठंडे में खींच दें जाए। सूची बनाना, किसानों को चिन्हित करना स्थानीय सलाहकार का काम है। टेक्निकल कौन विधि से कैसे रोपना है बताना है। टेक्निकल एक्सपर्ट किसी से न रखे, उनको बतलानी है। ट्रेनिंग में कहीं भेजना है, किसी को कोई चीज़ नया सीखना है। जैसे अभी पूसा गया हुआ है, एक टीम किसानों का पूरे जिला का ट्रेनिंग लेने पूसा में गया हुआ है। वो यूनिवर्सिटी अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई पूसा वाली। तो मशरूम का भी चल रहा है। जनवरी मशरूम की किसी को ट्रेनिंग लेना है तो जनवरी 19 तक ऑनलाइन आवेदन करना है। 17 से 19 तक दिया हुआ है इसको। अच्छा, इस आवेदन के लिए कृषि ऑनलाइन व्यवस्था होगा, उसका पोर्टल होगा, उस पर आप बना हुआ है। आप डॉक्टर आनंद प्रसाद यूनिवर्सिटी का पोर्टल खोल के आप ट्रेनिंग का देख लेंगे शेड्यूल, और देख के आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड चाहिए, आप कहाँ के हैं, और आपका किसान रजिस्ट्रेशन वाला होगा जो नंबर पूरा अपना डाटा पंजीयन संख्या रहता है वो डाल देंगे, और किस सब्जेक्ट से आप इच्छुक हैं। वहाँ किसान भवन बना हुआ है, 5 रुपये एक दिन का लेता है रेट मिनिमम। और जब ट्रेनिंग आपका हो जाएगा तो कुछ आपको देगा भी, मानदेय भी, सबका सब तरह रहता है। तकरीबन कितने दिनों का ट्रेनिंग होता होगा? मान लीजिए कोई कृषि अगर जाएंगे इच्छुक मशरूम के, वो 3 दिन से लेकर 7 दिन तक का। 7 दिवसीय से अधिक नहीं करता, 2 दिन का 3 दिन का। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताए हैं BO साहब। और आप लोग को हम जो भी शिक्षित कृषि है उनसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि आप कोई अगर जाना चाहते हैं मशरूम खेती की, आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप बस इस पोर्टल पे जा करके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और जाइए। जी धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी। संभवतः इस बुक को पढ़ के जी मिलेगी नहीं, सरकार ने प्रयास किया है, ये मार्केट में 400-500 में भी नहीं मिलेगी, और यहाँ कोई फ्री में मैं दे रहा हूँ तो लोग ये बुक बहुत अच्छी बुक है। फसलों को रोग कीटनाशक के बारे में दिया हुआ है। आप अपने घर पे बैठ करके खुद से उपचार कर सकते हैं इस बुक को पढ़ के। तो हम सब कृषि से यही निवेदन करेंगे, कृपया करके जिनके पास नहीं हो बुक, यहाँ से ले जाएं और इनको पढ़े। ऐसे नहीं कि फेंक दे कहीं, इसको यूज करें, इसको दुरुपयोग नहीं करें, उसको प्रयोग कीजिए। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जी जी, जय मिथिला, जय मैथिल, जय हिंद, जय भारत।